कि आप सब जानते हैं कि 9 फरवरी 2019 को छत्तीसगढ़ पीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाना है। पीएससी समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट इवेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं और यह प्रश्न मूलतः चर्चित विषयों पर होते हैं। वर्तमान में एक विधेयक भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया जो काफ़ी चर्चा में है। इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा है। आज हम इसी विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इस विधेयक के नाम के बारे में। तो आप ध्यान रखें कि ये जो विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक का नाम है दादर नागर हवेली दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय विधेयक 2019। अंग्रेजी में द दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2019 इसे कहा गया है। 26 नवंबर 2019 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। इसे प्रस्तुत किया गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। याद रखें, चूंकि सरकार के द्वारा मंत्री द्वारा यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है, अतः यह एक सरकारी विधेयक है। देखिए, अभी हमने जाना कि विधेयक क्या है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये विधेयक प्रस्तुत क्यों किया गया है, इस विधेयक का उद्देश्य क्या है। तो देखें कि वर्तमान में दादर नागर हवेली दमन और दीव, दादर नागर हवेली 1954 में पुर्तगालियों से हमने हासिल किया और 1961 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये जो विधेयक है ये क्यों लाया गया, क्यों प्रस्तुत किया गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ये जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इसका उद्देश्य है दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों को आपस में विलय करना। महत्वपूर्ण बात यह है कि दादर नागर हवेली दमन एवं दीव के बीच में केवल 35 किलोमीटर की दूरी है। प्रशासनिक सहजता के दृष्टिकोण से इन केंद्र शासित प्रदेशों का विलय करने का निर्णय सरकार ने लिया है। अब एक नजर हम डाल लेते हैं दमन दीव एवं दादर नागर हवेली के इतिहास पर। देखिए, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली यह तीनों ही पुर्तगाली बस्तियां थी, पुर्तगाल के अधीन में थी। दादर नागर हवेली को 1954 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र करवाया गया और 1961 में इसे 10वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। जबकि दमन एवं दीव को 1961 में स्वतंत्र करवाया गया एवं 12वें संविधान संशोधन 1962 से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 1962 से लेकर 1987 तक यह गोवा के साथ संयुक्त रूप से केंद्र शासित प्रदेश थी, जबकि 1987 से लेकर वर्ष 2019 तक यह स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित था। अब हम देख लेते हैं इस विधेयक के प्रभाव पर। इस विधेयक का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला प्रभाव केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या पर पड़ेगा। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 है, यह घटकर 8 रह जाएगी। दूसरा प्रभाव पड़ेगा संविधान की अनुसूची 1 एवं अनुच्छेद 240(1) पर। संविधान की अनुसूची 1 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या के बारे में बताती है। चूंकि दो केंद्र शासित प्रदेशों का आपस में विलय किया जा रहा है, अतः केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या एवं नाम दोनों परिवर्तित होंगे। संविधान के अनुच्छेद 240(1) राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनियम बना सकते हैं। वर्तमान तक राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली दमन एवं दीव के लिए पृथक पृथक विनियम बनाते थे, जबकि इस विधेयक के पश्चात राष्ट्रपति दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश के लिए विनियम बना सकेंगे। तीसरा प्रभाव पड़ेगा लोकसभा सीटों की संख्या पर। जहां पहले दमन दीव और दादर नागर हवेली के लिए एक एक लोकसभा सीटें आवंटित थीं, वो इस विधेयक के पश्चात लोकसभा सीटों की संख्या दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश के लिए 2 हो जाएगी। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें दिल्ली में हैं 7, इसके पश्चात जम्मू कश्मीर में 5, इसके पश्चात तीसरे नंबर पर दादर नागर हवेली एवं दमन एवं दीव आएगी जिसमें 2 होगी। इसके पश्चात शेष सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या 1-1 रह जाएगी। चौथा और जो अंतिम प्रभाव है इसका,
इस विधेयक इस संयुक्त रूप से जो केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, आपस में विलय होने के पश्चात इनका न्यायिक क्षेत्र अधिकार बॉम्बे हाई कोर्ट के अधीन ही रहेगा। इस विधेयक के पश्चात यह जान लेना आवश्यक है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है और जो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन है, वो संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में बताया गया है। इस भाग में विस्तृत रूप से केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। हालांकि संविधान का अनुच्छेद 1 यह बताता है कि भारत 3 प्रकार के क्षेत्रों से मिलकर के बनेगा। एक होगा राज्य क्षेत्र, दूसरा होगा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा होगा अर्जित क्षेत्र। वर्तमान में इस विधेयक के पश्चात भारत में राज्यों की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 और अर्जित क्षेत्र की संख्या 0 रह जाएगी। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में देखें तो केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, अपने द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों के माध्यम से। इस प्रशासन का विस्तृत ब्यौरा भाग 8 में दिया गया है। कई अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आ सकता है, जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि इस विधेयक से संविधान की अनुसूची 1 और संविधान के अनुच्छेद 240(1) पर प्रभाव पड़ेगा। तो कई अभ्यर्थियों के मन में आ सकता है कि इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस की। तो याद रखें, संविधान के भाग 1 में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए या संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के क्षेत्र, सीमाओं, नाम इत्यादि में परिवर्तन करने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया है। ये थी संपूर्ण जानकारी इस विधेयक के बारे में संक्षिप्त रूप में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू।